तो शुरुआती इसका लक्षण कैसा होता है, कैसे लोग इसको पहचान सकते हैं कि दांतों में खराबी आ रही है, सड़न आ रहा है? दूसरा, जैसे जैसे ये धीरे बढ़ता है तो ये ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाएगा टीथ में, उसके बाद धीरे धीरे। तो सड़न से पहले पेन होना ज़रूरी है, या फिर जैसे कि अगर सड़न नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ पेन हो रहा है तो क्या सड़न क्या शुरुआती लक्षण है ये? हाँ, पेन हो सकता है कि शुरुआती लक्षण हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें दो दांतों के बीच में भी सड़न होती है जो हमें ना दिखे। क्या सिर्फ मीठा खाने से ही कैविटी की प्रॉब्लम होती है? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मीठा खाएंगे तो दांतों में सड़न आती है, बाकी कुछ भी खा लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, सिर्फ मीठा खाना नहीं, और भी चीज़ें हैं। जी, ये समझते हैं कि इतना चलता है, सोच कितना खतरनाक हो सकता है। छोटी सी कैविटी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी ला सकती है। सबसे ज़्यादा जो कैविटी की समस्या होती है वो किस उम्र से स्टार्ट होती है? ओल्डर एज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पर आजकल दांतों में सड़न की समस्या आम बात हो गई है और ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है या पड़ता है। आज का विषय हमारा यही है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान है रायपुर के जाने माने डेंटल कैविटी एक्सपर्ट डॉक्टर जयंती विशाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये सड़न होती क्या है और इससे कैसे समझा जा सकता है एक आम भाषा में? आम भाषा में इसे जैसे कैविटी कहते हैं लोग, या फिर सड़न हो जाना या काला गड्ढा हो जाना दांत में, उसे हम कैविटी कहते हैं। आम भाषा में तो ज़्यादातर इसे सड़न या गड्ढा ही कहते हैं, दांतों में जो हो जाती है, ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन दिखेगा या फिर गड्ढा हो जाएगा, उसे कैविटी कहते हैं। जी, तो शुरुआती इसका लक्षण कैसा होता है, कैसे लोग इसको पहचान सकते हैं कि दांतों में खराबी आ रही है, सड़न आ रहा है? शुरुआती तो बहुत ही मिनिमल चेंजेस होते हैं, जैसे वाइट स्पॉट दिखेंगे टीथ में हमको, या फिर टीथ में हमें सेंसिटिविटी होगी, या पेन स्टार्ट होगा टूथ में, कुछ गरम ठंडा खाए या फिर कुछ ऐसे खट्टा चीज़ खाया तो उसमें अचानक से पेन स्टार्ट हो गया या सेंसिटिविटी हुई। दूसरा, जैसे जैसे ये धीरे बढ़ता है तो ये ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाएगा टीथ में, उसके बाद धीरे धीरे ब्लैक कलर का दिखेगा, तो वैसे धीरे धीरे कैविटी स्टार्ट होती है जी। और पेन होता है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। कई बार क्या होता है, मसूड़े से खून आता है या फिर कभी कभार दर्द करता है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाता है। क्या ये लक्षण है शुरुआती? मसूड़े से खून आना ये दूसरे पेरियोडोंटल प्रॉब्लम कहते हैं हम, जिसमें दांतों में अगर डिपॉजिट्स हैं या फिर कोई अलग परेशानी है, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो उसमें जिंजिवाइटिस जो होता है उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है गम्स में। टूथ में अगर कोई कैविटी है तो उसकी वजह से टूथ में पेन होता है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। जी, तो सड़न से पहले पेन होना ज़रूरी है, या फिर जैसे कि अगर सड़न नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ पेन हो रहा है तो क्या सड़न क्या शुरुआती लक्षण है ये? हाँ, पेन हो सकता है कि शुरुआती लक्षण हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें दो दांतों के बीच में भी सड़न होती है जो हमें ना दिखे, बाहरी हमें अगर हम मिरर से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ना दिखे, पर दो दांतों के बीच में जो सड़न होती है वो दिखती नहीं है, वो हम एक्सरे के थ्रू देखते हैं, या फिर पेन होता है पेशेंट को, तब हम एक्सरे करवाते हैं, तब दिखता है कि कैविटी है अंदर में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जांच कराएं। जी, पिछले बार जब हमारी चर्चा हुई थी आपके साथ, तो आपने कहा था कि दांतों का एक रेगुलर चेकअप फॉलोअप बहुत ज़रूरी है होना। तो क्या यही इस मामले में भी मतलब ये सर्टिफाई करता है कि आपको भी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए दांतों का? हाँ, दांतों का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें खा रहे हैं, एक प्रॉपर रूटीन, आजकल जैसे रिफाइंड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो एक प्रॉपर हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक रेगुलर चेकअप हो दांतों का, तो उससे बेटर होगा कि हम ऐसे कैविटी जैसी चीज़ों से बच सकें। क्या सिर्फ मीठा खाने से ही कैविटी की प्रॉब्लम होती है? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मीठा खाएंगे तो दांतों में सड़न आती है, बाकी कुछ भी खा लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि मीठा खाने से होता है, ज़्यादातर मीठा खाने से होगा, पर डायरेक्टली मीठा ये खाना और कैविटी ये नहीं है। ये मीठा खाते हैं तो उससे दांतों में चिपकता है, उसमें एसिड अटैक करता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि दांतों में कैविटी आना चालू हो जाती है। जो इनामल हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है दांतों का, वो धीरे धीरे चला जाता है, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है इस एसिड की वजह से। तो वो एक है रीज़न। दूसरा ये है कि चिपचिपा चीज़ें जो खाते हैं हम, या फिर जो ऐसे स्टार्ची फूड होता है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, सिर्फ मीठा खाना नहीं, और भी चीज़ें हैं। जी, जैसे सोडा हो गया, या कार्बोनेटेड ड्रिंक जो हम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उन सब से भी हो सकती है कैविटी।
जो आजकल मार्केट में फास्ट फूड आए वो भी क्या है, दांतों के लिए हानिकारक है? हाँ जी, फास्ट फूड से तो बहुत होते हैं, जो स्टिकी फूड, जो जैसे बर्गर पहले भी वगैरह, बताया हाँ। कि कैरेमल जो पॉपकॉर्न्स होते हम्म। हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत जो स्टिकी चीज़ें हैं जो दांतों में ज़्यादा देर तक चिपक के रहे या वहाँ पे रहे, तो बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा देर तक उस अपना काम कर पाएगी, एसिड प्रोड्यूस कर पाएगी और इनामल को डैमेज करेगी और जी। कैविटी होगा। हम देखते हैं चूँकि अभी कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लोग डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल आने से कतराते हैं, ये समझते हैं कि इतना चलता है, सोच कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, यही सोचते हैं कि इतना चल जाएगा, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर आगे जाके एक छोटी सी कैविटी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी ला सकती है किसी के। ओरल हेल्थ जो है हमारे पूरे बॉडी के हेल्थ से रिलेटेड होता है। जैसे अगर दांत की सड़न होती है तो वो धीरे धीरे नीचे पस जम जाता है, रूट पस जम जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा दांतों में एकदम स्वेलिंग आ जाती है, मुंह में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा, कैविटी से आजकल हम ये भी आप लोगों ने सुना भी होगा कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं दांत की कैविटी की वजह से। तो ये चीज़ें सही हैं कि हार्ट से रिलेटेड या लंग रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी दांत से हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली शुरुआत में ही अगर हम ट्रीटमेंट करवा लें और चेकअप करवाएं रेगुलरली, तो वो बेटर होगा कि आप इन सब से बच सकते हैं। जी। सबसे ज़्यादा जो कैविटी की समस्या होती है वो किस उम्र से स्टार्ट होती है? बच्चों में और यंगर एज में ज़्यादा करके होती है, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल यही रिफाइंड फूड, स्टिकी चीज़ें या फास्ट फूड खाते हैं और ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से होती है। ओल्डर एज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, पर हो सकता है, पर कम होता है। जी। सिगरेट से, गुटखा से तो दांत खराब होते ही होते हैं, लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि अल्कोहल से दांत खराब नहीं होते। क्या सच्चाई यही है? नहीं, अल्कोहल से दांत खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो भी दांत डिहाइड्रेट कर देता है हमारे दांतों को। अल्कोहल जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट कर रहा है, हमारा सलाइवा कम करता है। सलाइवा एक बहुत प्रोटेक्टिव एजेंट होता है हमारे मुंह में, तो उसको अगर वो डिहाइड्रेट कर रहा है, मतलब कि वहाँ से हमारे बैक्टीरिया के एक्शन के लिए बहुत काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जी। गुड़ाखू को लोग इसलिए करते हैं, इससे दांत साफ होता है, लेकिन डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं कि इससे जो लेयर रहती है दांतों के बीच, दांतों के जो मसूड़े रहते हैं लेयर, वो बहुत हार्म करते हैं और कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देते हैं, तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो क्या गुड़ाखू वाकई में जो ऐसा सोचते हैं कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं दांत का, फिर मसूड़े को, ये सही है या फिर उनको सतर्क होने की ज़रूरत है? जी, ज़रूर उनको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि गुड़ाखू करने से दांत साफ़ होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है, उससे हमें क्लियरिफाई करना चाहिए। क्योंकि गुड़ाखू में बहुत सारी ऐसी हानिकारक चीज़ें होती हैं, जैसे कि चूना हो गया, तंबाकू हो गया, तंबाकू बहुत बड़ा हानिकारक चीज़ है, जिससे कैंसर होता है। हमें सब पता ही है चीज़ों में, उसमें पैकेट में भी लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है। तो फिर भी हम करते हैं, लोग करते हैं वो भी। फिर भी एक चीज़ है ये कि वो क्या करते हैं, गुड़ाखू 2 से 3 बार या 4 से 5 बार लोग क्या कर रहे हैं, दांतों में घसते हैं, तो उनको लगता है कि सफाई हो रही है, पर ऐसा नहीं है। वो दांत के लेयर्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है जितना घिस रहे हैं वो। उसमें एब्रेसिव कंटेंट भी होते हैं जो कि दांत के लेयर को धीरे धीरे डैमेज करते हैं और उसकी परत धीरे धीरे निकलती जाती है। तो जो सेंसिटिविटी या दांत का घिस जाना, जो येलो कलर दिखता है टीथ में या स्टेन दिखता है, ये सारी चीज़ें गुड़ाखू से होती है। दूसरा, ये बहुत बड़ा कारण है कि ओरल कैंसर करवाता है गुड़ाखू। जी। सेंसिटिविटी का कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या सिर्फ डेंटल हॉस्पिटल में आने के बाद इससे छुटकारा मिल सकता है या फिर कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो इससे राहत दिला सकती हैं? सेंसिटिविटी मतलब जैसे कुछ गर्म ठंडा खाने से लोगों को एकदम ज़ोर से झंझनाहट जो होती है, उसी को ही सेंसिटिविटी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम उसको झंझनाहट जो बोलते हैं वही होता है। होता क्या है, हमारे जो दांत है वो 3 लेयर होते हैं उसमें, इनामल, डेंटिन और पल्प। तो जो इनामल है वो बाहरी, जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये बाहर का लेयर वो बहुत हार्ड बना है ताकि हम जो भी खाना खाएं या एसिड प्रोड्यूस हो उसको वो सब्सटेंशिएट कर पाए, उसको वो सह पाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कैविटी हुई या फिर लोग जो तंबाकू का घिस रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, या ब्रशिंग जो हार्ड ब्रश करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। तो नीचे का लेयर जो मैंने बताया कि डेंटिन होती है, तो वो हमारा सेंसेशन लेता है। तो वो सेंसेशन जब लेता है तो अंदर के पल्प की तरफ जहाँ नर्व होती है वहाँ पे वो सेंसेशन भेजता है। तो इसी की वजह से जब हम कुछ गरम या ठंडा कुछ खाएंगे, अचानक से वो सेंसेशन पल्प के थ्रू वो सेंसिटिविटी
हमारे तरफ पहुंचाता है, वही जी। मीथ है। दांत का कलर बदल जाता है या फिर जो दांत के बीच में एक धब्बापन आ जाता है, तो क्या ये सड़न है? क्योंकि इसमें कई बार दर्द भी नहीं करता है, तो क्या ये शुरुआती लक्षण है सड़न होने हाँ, के? जैसे मैंने बोला धब्बा, वाइट स्पॉट जो होता है वो दांत का शुरुआती लक्षण हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर्ली चेक कराना ज़रूरी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि चोट भी लग जाती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है दांत में, तो क्या उसके चोट लगने के बाद भी डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है? हाँ, चोट लगने के बाद उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि माइक्रो फ्रैक्चर या क्रैक हुआ हो टूथ में, जो कि एक्सरे से या आप किसी क्लिनिशियन के पास दिखाएं, डेंटिस्ट के पास दिखाएं, तो वो प्रॉपर्ली डायग्नोस कर पाए, वो ज़रूरी है दिखाना इसीलिए। ये मीथ है कि इसमें सच्चाई है कि लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि अगर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कुछ मशीन यूज़ करेंगे तो हमारा आँख इससे इम्पैक्ट होता है, आँख की रोशनी इससे कम होती नहीं, है? दांत और आँख के जो ये बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें कोई रिलेशन होता ही नहीं है। जो नर्व होती है हमारी दांत के लिए अलग है, हमारे टीथ ओरल जो म्यूकोजा है उसके लिए अलग है, और आइज़ के लिए अलग है, तो कोई रिलेशन नहीं है इसका। जी। और ना कि दांत निकालने से भी आँखों में की रोशनी चली जाती है, ये मिथ है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कैविटीज़ हो जाने के बाद ट्रीटमेंट के लिए आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? कैविटी होने के बाद अगर कैविटी बहुत डीप नहीं है और उसे बचाया जा सकता है, तो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में हम उसे प्रॉपर्ली टीथ को रिस्टोर कर पाते हैं, फिलिंग करते हैं उसमें, तो पूरी कैविटी निकाल के हम फिलिंग करते हैं उसमें। अगर डीप कैविटी है तो हम उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा आरसीटी जिसे कहते हैं, वो करवा सकते हैं। और न्यू जो तरीके आ गए हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, जिससे हम कैविटी को विदाउट, बहुत लोगों को ये ड्रिलिंग जो होती है और ड्रिल करते हैं, बोलते हैं ना टीथ में आप ड्रिल करेंगे क्या, बहुत सारे पेशेंट ऐसा पूछते हैं, और आवाज़ निकलती है उससे भी डरते हैं। तो ये जो न्यू लेज़र टेक्नोलॉजी है उससे हम जो ड्रिलिंग साउंड है उससे बच सकते हैं, और न्यू लेज़र टेक्नोलॉजी से कैविटी रिमूव किया जाता है आजकल। जी। ये कितना खर्च इसमें आता होगा, क्योंकि लोग बहुत आने से पहले ही डरते हैं कि अगर हम जाएंगे हॉस्पिटल तो हमें बहुत सारा पैसा लग जाएगा। मिनिमल चार्जेस होते हैं फिलिंग के, तो रूट कैनाल के लिए जाएंगे तो हाँ चार्जेस लोगों को लगता है ज़्यादा है, पर इतने भी चार्जेस नहीं हैं। दांतों की सफाई में कौन कौन सी सावधानियां हमें करनी चाहिए, या फिर ऐसे कौन सा हम लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से दांत सफाई न होकर इससे हम और नुकसान पहुंचा सकते हैं? दांतों की सफाई, जैसे मैंने 2 टाइम ब्रश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा खानों के बीच में अगर हम मिठाइयाँ खा रहे हैं उसे अवॉइड कीजिए, या फिर उसको खाने के साथ ही ले लीजिए, उसके बाद फिर माउथ गार्गल कर लीजिए, वो सावधानी बरतनी ज़रूरी है। प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए तो उससे हम जो भी खाना जमा रह जाता है वो निकल जाएगा, तो वो उससे क्लीन हो जाएगा। गुनगुना पानी यूज़ करने से, अभी कुल्ला करने से दांतों की मजबूती आती है कि नहीं आती है? दांतों की मजबूती तो नहीं आती, जैसे कि दांत दर्द हो रहा है, जैसे अकल दाढ़ आता है किसी किसी का, अकल दाढ़ जो होती है कभी कभी हमारे हड्डी में होती है, तब वो जो पेन होता है, हाँ उसको वार्म सलाइन गार्गल करने से वो काफ़ी हद तक वो पेन को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, थोड़ा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल एक्शन को थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, पर उससे दांत मजबूत होते हैं ये कहना गलत है। जी। कई बार हमें ये सलाह दिया जाता है कि आपके टूथपेस्ट में ना फ्लोराइड होनी चाहिए, तो क्या ये जो फ्लोराइड होता है वो कैविटी से बचाने के लिए होता है, या फिर जो माउथ के अंदर हम बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं उसको सफा करने के लिए यूज़ करना चाहिए? फ्लोराइड कैविटी से बचाने के लिए ही होता है, और हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही करना चाहिए, और इससे ही कैविटी जो है नहीं होती है। जो नॉर्मली बाज़ार में हम खरीदते हैं 10 रुपये 20 रुपये, उसमें इसकी मात्रा रहती है फ्लोराइड की, या फिर इसके लिए अलग से टूथपेस्ट आता है? फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसे 1000 से 15,000 ppm के आप खुद देख सकते हैं, हर एक टूथपेस्ट में लिखा होता है कि फ्लोराइड की मात्रा उसमें कितनी है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। 1000 to 1500 जो है उस ppm वो मात्रा आप देख सकते हैं, उस हिसाब से ले सकते हैं। जी। जो रूट कनाल ट्रीटमेंट जैसे कि आप बता रहे हैं, ये क्या एज के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना एज के बाद इसको हम नहीं कर सकते, या फिर? नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हर एक एज में किया जा सकता है, जब तक कि दांत है टीथ और उसमें कोई परेशानी है, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। जी। हाँ, बच्चों में उसे पल्पेक्टोमी कहते हैं, पर ट्रीटमेंट वही होती है। जी जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे गांव तरफ ये मिथ फैला हुआ है कि जब तक नीचे का पूरा दांत या फिर ऊपर का पूरा दांत नहीं झड़ जाता, तब तक ये जो होता है ना लगाने के लिए पूरा सेट दांतों का, पूरा सेट, हाँ, तब जाके लग सकता है। अगर 2-3 टूटा है बाकी सब सही है तो नहीं लगा सकते।
नहीं, ये लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे किसी के पूरे दांत नहीं है तो हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं, या इम्प्लांट एक ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर दांत बचे हुए हैं तो उसमें आरपीडी कहते हैं, जिसमें हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जिसे कहते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर फिक्स दांत लगा सकते हैं। 2 दांतों के बीच अगर गैप है तो हम दोनों दांतों के बीच का सपोर्ट लेके बीच में कैप लगवा सकते हैं। जी, जैसे कई जने का जो दांत रहता है वो जिग जैग रहता है, उबड़ खाबड़, तो उसको ठीक करने के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो कितना इफेक्टिव होता है ये? हाँ, ब्रेसेस इफेक्टिव होते हैं सर। 10 to 14 ईयर्स में स्टार्ट कर लेना चाहिए। जब भी बच्चे जो होते हैं 10-14 साल के, उनमें ऑर्थो ट्रीटमेंट जो होता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वो कराएंगे तो वो ठीक होता है। और क्या यही एज होता है कि हम अच्छे से करवा लें उसको। जी, क्या इससे दांतों को नुकसान होती है? दांतों को नुकसान तो नहीं होती है, हाँ बस सावधानी रखनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेसेस लगे होते हैं। तो कोई फूड पार्टिकल अगर है वहाँ पे तो उसे सफाई करना पड़ेगा, बस यही है जी। कोई नुकसान नहीं। पेरेंट्स को खासकर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए उनके दांतों की? दांतों की सफाई कराना, जैसे मैंने कहा कि प्रॉपरली बच्चे को भी ध्यान दिलवाना चाहिए, उनको आदतें बनवानी चाहिए बच्चे से कि वो प्रॉपरली उसकी टेक केयर करें दांतों की और सफाई कर सकें। स्टिकी चीज़ें अवॉइड करें खाने के लिए, शुगरी ज़्यादा चीज़ें ना खाएं। यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और मीठा खाने के बाद या चॉकलेट खाने के बाद कुल्ला करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी उनको। ब्रश ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर जो हम गांव में यूज़ करते हैं दातून, जैसे नीम की करते हैं? ब्रश एक स्टैंडर्डाइज्ड टूथब्रश जो होता है वो हमारे डेंटल जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उन्हीं से बनाया गया है, स्टैंडर्डाइज है वो, तो हमें वही यूज़ करना चाहिए। और दातून से वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पहले के लोग उतना फूड हैबिट भी बहुत अच्छा था उनका, वो फाइबरस फूड खाते थे और ये स्टिकी चीज़ें नहीं खाते थे, तो वो ठीक है, वो चल जाता था। पर आजकल जो आ गया है स्टैंडर्डाइज जो टूथब्रश बनाया गया है वही करना चाहिए। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आजकल के जो ब्रशेज़ आ रहे हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, तो जो दांतों के बीच में जो गैप रहता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? अगर इसके बजाय हम दातून यूज़ करें तो दांतों को मजबूती देता है, साथ साथ में जो गैप रहता है उसकी समस्या भी नहीं होती है। नहीं, गैपिंग के लिए ब्रश कभी भी जिम्मेदार नहीं है। वो गैप आपको मे बी इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि टीथ में गैप नॉर्मली आ रही है, या फिर जो एडल्ट्स में दिखते हैं गैप धीरे धीरे, वो पेरियोडोंटल कंडीशन की वजह से होती है कि प्रॉपरली अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं आप, तो जो जिंजिवाइटिस होती है आगे जाके फिर धीरे धीरे दांतों में स्पेसिंग आती है, क्योंकि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो इसकी वजह से स्पेसिंग दिखने लगती है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। पर ब्रशिंग करने से स्पेसिंग आ रही है ये नहीं हो सकता। हाँ, भले दांतों में घिस सकता है दांत, क्योंकि ब्रश बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोई कर देते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, या बहुत उनको लग रहा है बहुत ज़ोर से ब्रश करने से ज़्यादा साफ़ हो रहा है, तो ये गलत है उनका, और दांत घिसने लगते हैं उससे। जी, ये हो सकता है एक रीज़न की स्पेसिंग है। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, तो क्या जो सड़न के भीतर वाकई में दांतों के अंदर कीड़ा रहता है? दांतों के अंदर एज सच कोई कीड़े नहीं रहते हैं, वो बैक्टीरिया ही होता है जो हमें कैविटी करवाता है, एकदम कीड़े नहीं होते वो प्रॉपर। तो जैसे हम लोग बोलते हैं तो घरेलू नुस्खा हम यूज़ करते हैं गांव में, जैसे भटकडिया का बीज हो गया, उसको गर्म तेल में डाल के मुँह खोल के उसका भाप लेते हैं, तो बोलते हैं कि उसमें कीड़ा निकलता है, तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कीड़ा निकाला है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम साइंस में भी देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वही कॉज करवा रहा है टूथ डिके, तो उसमें कोई ऐसा कीड़ा निकल के नहीं आता है, वो गलत चीज़ है। और जो घरेलू नुस्खे करते हैं लोग कि तेल लगा लिया या फिर गर्म भाप ले तेल लिया, का मालिश भी करते हैं, मालिश राखड़ कर लिया, यूज़ करते ये सब हैं। चीज़ें गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जलन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट्स को, या फिर धतूरे का जो तेल यूज़ कर रहे हैं वो पॉइजनस होता है, वो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने दांतों के लिए। गांव तरफ ये भी मान्यता चल रही है कि डॉक्टर लोग इसलिए हॉस्पिटल बुलाते हैं क्योंकि इससे उनको फ़ायदा होता है। घरेलू नुस्खे जो है वो कारगर ज़्यादा होते हैं, इसी को यूज़ करके हम जो समस्या से निजात पा सकते हैं। तो क्या क्या घरेलू नुस्खे वाकई में कारगर साबित होते हैं या फिर अपनी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं? हाँ, घरेलू नुस्खे जैसे कि पहले लौंग का तेल लगाते थे लोग, लौंग का तेल अगर आप स्मॉल अमाउंट में लगा रहे हैं तो ठीक है, पर लोग क्या करते हैं पूरे दांत में लगा लिया, बहुत ज़्यादा लगा लिया, तो वो क्या करता है इरिटेशन, एलर्जी करवा सकता है आपके मुंह में। दूसरे बाम लगा लेते हैं या गरम
सेकाई कर लेते हैं बाहर से, तो ये सारी चीज़ें और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, स्वेलिंग आ जाती है और भी जो इन्फेक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। वो जितना लेट कर रहे हैं वो लोग डॉक्टर के पास जाने में, वो प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे जी। धीरे। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसे उन्हें कोई मिसलीड नहीं करेगा, डॉक्टर्स कभी मिसलीड नहीं करेंगे उन्हें, उल्टा वो लोग देरी कर रहे हैं ट्रीटमेंट पे, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस चीज़। आपके पास बहुत से पेशेंट आते होंगे, इसमें उनमें से कई पेशेंट ऐसे भी होते होंगे जो यहाँ के बाद डर जाते होंगे, तो उन्हें कैसे किस प्रकार आप लोग हैंडल करते हैं, ढांढस कैसे बनाते हैं कि आइए आपका इलाज बढ़िया होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है? पुराने केसेस दिखा के और उनका पहली बार तो उनका ट्रस्ट जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी डरे हुए होते हैं, पेन में होते हैं, तो पेन का ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विश्वास दिलाना ज़रूरी होता है और पुराने केसेस दिखा के कि हाँ ऐसे भी कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है ऐसा, उन लोगों को पता नहीं है कि और भी लोगों के साथ हो रहा है ये चीज़ें, तो वो दिखाना ज़रूरी है कि नहीं ये कॉमन चीज़ें हैं, टूथ टीके जो है वो कॉमन चीज़ है, होता है लोगों को, और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत सरल है और इतनी भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन नहीं है। तो वो पहले उनको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है और उसी तरीके से हम उसे हैंडल करते हैं। जी। क्या एक आध ऐसा कुछ केस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जहां आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन या फिर समझाने की ज़रूरत पड़ी हो कि ये इतना ख़तरनाक है, फिर घरवाने की ज़रूरत नहीं जितना आप समझ रहे हैं? कुछ खास ऐसा आपके पास केस आया है? जी, मेरे पास केस आया है जिसमें ऑलरेडी हड्डी में उनको इन्फेक्शन हो चुका था, पस जम चुका था, पर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे, डर रहे थे, ऑलरेडी बहुत पेन में थे वो जो लेडी थे। तो उनको पहले ही सिटिंग में हमने जब उनका पेन रिलीज़ किया, आरसीटी ही किया था उनके में, पेन रिलीज़ किया, तो उनको काफ़ी हद तक उनको बहुत अच्छा लगा। जब उनका पस ड्रेन कर दिया तो उन्हें काफ़ी उसमें आराम मिला और वो काफ़ी खुश होकर भी गए यहाँ से। जी। कई बार जैसे गाड़ी में दुर्घटना हो जाती है तो लोग सर का इलाज कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, लेकिन जो हड्डी दांत का है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप किसी ठोकर में आपको लगा है, आप सबका इलाज करवाएं, लेकिन जो दांत है उसको आप नहीं चेकअप करें तो आगे चलकर समस्या हो सकती है? हाँ जी, ज़रूर हो सकती है समस्या, क्योंकि फ्रैक्चर होते हैं टूथ, हमारा जो ओरल मैक्सिलोफेशियल रीजन है ये मैक्सिला और मैंडिबल जो हड्डियाँ होती हैं उसमें फ्रैक्चर हो सकता है या टूथ में फ्रैक्चर हो सकता है। और ये फ्रैक्चर बाद में हम क्या है, ओरल कैविटी जो है वो उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं नॉर्मली, तो जब कोई ओपन स्पेस उसे मिल गया या फ्रैक्चर साइट मिल गया, वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं, हड्डियों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए हमें प्रॉपर्ली उसका भी ट्रीटमेंट जल्दी ही स्टार्ट करना चाहिए। जी। जो रूट कनाल ट्रीटमेंट जैसा आप बता रहे हैं, तो ये कितने समय का प्रोसेस होता होगा ये? रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिटिंग हो सकती है। पहली सिटिंग में ये हम पूरा पेन जो है, पेशेंट को पेन के लिए आते हैं तो पेन में होता है, या पल्प तक अगर उनका पूरा इन्फेक्शन चला गया है, नसों तक अगर चली गई है, तब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो पहली सिटिंग में ही उनकी जो है क्लीनिंग कर देते हैं, सेकेंड सिटिंग में हम कुछ मेडिसिन उसमें डालते हैं, उसके बाद थर्ड सिटिंग में हम उनका फाइनल फिलिंग जो करते हैं वो कर देते हैं। तो 3 से 4 सिटिंग लग सकती है और वो लगातार भी आने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा प्रॉपर्ली। जी। जैसे दांतों में पूरा सड़न नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, तो कई बार क्या करते हैं इसमें सीलेंट डालते हैं आप लोग, तो ये कैविटीज़ को फर्दर आगे इन्हेंस करने में, मतलब रोकने में, इन्हेंस होने से रोकने में कितना इफेक्टिव होता है, क्या कारगर साबित होता है? हाँ जी, होता है, जिसको हम ART कहते हैं, जिसमें हम फ्लोराइड सीलेंट ही होता है जो यूज़ करते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, जैसे छोटी कैविटी है, छोटी मोटी कैविटीज़ जो हैं, ज़्यादा डीप नहीं है वो, तो उसमें हम थोड़ी कैविटी रिमूव करके उसमें फिर हम प्रॉपर्ली वो सीलेंट डालते हैं, तो वो क्या होता है कि बैक्टीरियल एक्शन को रोकता है। तो ये एक तरीका है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है, और बच्चों में भी किया भी जाता है, एडल्ट्स में भी कर सकते हैं अगर कैविटी ज़्यादा डीप नहीं है तो। आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। कुछ खास टिप देना चाहते हैं दांतों की सुरक्षा को लेकर या फिर इनके हेल्थ को लेकर हमारे दर्शकों को? जी, कैविटी को रोकने के लिए यही उपाय है कि हम प्रॉपर्ली टीथ का केयर करें, प्रॉपर्ली उस जो 2 टाइम्स ब्रशिंग जो मैंने कहा, और अगर स्टिकी चीज़ें खा भी रहे हैं तो हमें माउथ वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो करना चाहिए। और जितना से ज़्यादा हो सके रिफाइंड फूड या स्टिकी चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, दांतों को परेशानी करती हैं। जी।